मैं नीलेश जोशी आप लोग की सेवा में। सनातन शक्ति में आपका सबका स्वागत है। हमारे साथ सबका लाडला प्यारा अभिजीत आयर मित्रा, जिसको पहचान देने की कोई जरूरत नहीं है, लोग प्यार से उसको एम बोलते हैं। तो अभिजीत, आपका वेलकम है। मेरी दर्शकों से नम्र विनंती है कि आप सनातन शक्ति के प्रोग्राम देखते होंगे, वीडियो देखते होंगे, अभिजीत आयर जैसे लोग आते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज। तो अभिजीत भाई, मैं सबसे पहला सवाल आपको पूछूंगा। आज जो पूरे भारत के लोगों, दुनिया में भी चर्चा है उसकी, मोदी साहब ने ये फार्म लो वापिस लिया, बराबर है? तो कोई लोग बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन मुझे आपके मुंह से सुनना है कि ये कैसा मास्टर स्ट्रोक है। सर देखो, पहले जब ये फार्मूला आए तब उन्होंने बोला मास्टर स्ट्रोक है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट को दिया बोला मास्टर स्ट्रोक है। फिर फार्मर लोग प्रोटेस्ट करने आए तब बोला मास्टर स्ट्रोक है। वो खालिस्तानी लोगों को निकालना चाहते हैं, ट्रैप करके निकालना चाहते हैं। फिर जब उन्होंने वो सब टेलीफोन पोल बर्बाद किए पंजाब और हरियाणा में, जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं ली तब बोला मास्टर स्ट्रोक है। फिर आके जब रिपब्लिक डे को तबाह किया और अपना झंडा लाल किले पे लगाया तब बोला मास्टर स्ट्रोक है। अब बोल रहे हैं कि क्योंकि खालिस्तानी एक्सटर्नल सिक्योरिटी, चाइनीज एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंगल है, इसी वजह से वापस ले लिया, वो भी मास्टर स्ट्रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 6 महीने खुद के कमिटी का रिपोर्ट पे बैठ के कुछ नहीं किया, निटिंग सोइंग कर रहे थे, पता नहीं ड्रामेबाजी, मुजरा पुरानी दिल्ली में जाके मुजरा देख रहे थे लॉर्डशिप गण, तब भी मास्टर स्ट्रोक था। ये ना सब मास्टर स्ट्रोक होता है इनका। इनका इतना अंधभक्ति है इसमें कि हर चीज मास्टर स्ट्रोक ही मास्टर स्ट्रोक होते रहता है। ये बहुत अच्छा लॉ था जो उन्होंने बोला मैंने फार्मर्स के लिए लिया, बनाया और देश के लिए वापस लिया। सरासर झूठ। उन्होंने देश के लिए लॉ बनाया था, खुद अपने स्वार्थ और अपने इलेक्टरल गेन्स के लिए वापस ले रखा है। ये हमारा पूरा एग्रीकल्चरल सेक्टर 25 इयर्स वापस भेज दिया है। आप देख लीजिए, जो हम निकम्मे कायर प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, जैसे पीवी नरसिम्हा राव, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट के साथ उन्होंने कैसे कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करवाए। अभी जो इकोनॉमी चल रहा है वो सब उन्हीं का करतूत पे चले आ रहा है ना। दूसरा, जो मनमोहन सिंह सब बोलते हैं, मौन मोहन सिंह मुंह नहीं खोल पाता था, ये नहीं कर पाता था। जब अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील होना था, उसने क्या किया? सोनिया गांधी को जाके बोला देखो तुम ये डील को सपोर्ट करोगे नहीं तो फिर मैं इस्तीफा दूंगा करके। तो आप देखिए कायर कौन है और वीर कौन है, आप ही समझ लीजिए इसमें। अच्छा, 56 इंच की जो छाती है बोलने के लिए है, हकीकत में 56 इंच की छाती नहीं है। अरे 56 इंच ये पैडिंग लगा के किया होगा ना, वो लेडीज वो लिफ्टिंग ब्रा डालते हैं ना, जी। वैसे 5/6 5.6 माइक्रॉन्स का होगा। वो थोड़ा कॉटन, वो स्पंज, बबल रैप लगा के 56 इंच छाती बनाए के रखा है। ओहो। तो ये आपके हिसाब से आने वाले दिनों में, आपने कहा बोला था, मुझे याद नहीं कहा, लेकिन ये एक और शायद भिंडरवाला पैदा होगा पंजाब में ये लो की वजह से। तो वो जरा पब्लिक के सामने आप थोड़ा प्लीज अच्छी तरह से एक्सप्लेन करिए ताकि एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड। तो देखिए, ये पहले बिंदरन वाले कैसे पैदा हुए। ये पंजाब के पॉलिटिक्स के वजह से इंदिरा गांधी ने जैल सिंह को इस्तेमाल करके भिंदरन वाले को भड़काया था कि ये तुम्हारा अगला लीडर है, अगला लीडर है। क्यों? क्योंकि वो अकाली दल को परमानेंटली कुछ डैमेज करना चाहती थी। फिर भिंदरन वाले ने अपना करियर कैसे शुरू किया? निरंकारियों को मार के, रविदासियों को मार के, सब चीज को मार के, जहां उनका कोई रेट्रीब्यूशन नहीं होता था, कोई पुलिस उनको पकड़ता नहीं था। तो अब क्या हो रहा है कि खुद अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों ने पंजाब में ये सिचुएशन सब भड़काया। और फिर जब इन्होंने आके टेलीफोन पोल उखाड़ा, लाल किले को ये किया, रिपब्लिक डे को डेसिक्रेट किया, कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का दो होता है, कैरेट्स एंड स्टिक्स। इसमें क्या किया गया है, खालिस्तानियों को कैरेट्स भी दिया गया है और स्टिक्स नहीं दिया गया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, सभी को अब पता है इस गवर्नमेंट को कैसे निकालना है। आप देख लीजिए, अब भिंदरन वाले भी भिंदरन वाले तो एक और भिंदरन वाले आने ही वाला है पंजाब में अगले 2-3 साल में। पर आप देख लीजिए, कश्मीर में एक और यसीन मलिक आने वाले हैं। और हर जगह पे आप देखेंगे फिर से ये पाकिस्तान मूवमेंट शुरू होगा हिंदुस्तान में। क्यों? क्योंकि अब सभी को पता है
कि अगर आप स्टूडेंट या मुसलमान को बैठाएंगे जुलूस पे तब कुछ नहीं होने वाला है, पर गरीब हिंदू लोगों को अगर आपके आके बैठाओ, अगर वो पाकिस्तान हिंदू होंगे पर अगर उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान एक और पाकिस्तान दो करके नारा लगाया, फिर ये सरकार कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? तो इसी वजह से ये इन्होंने इंसेंटिवाइज किया है टेररिज्म को। अब आप देखिए क्या मजा आने वाला है पंजाब में, कश्मीर में, दिल्ली में ही देखिए क्या मजा आने वाला है। इसका कोई असर यूपी इलेक्शन पे पड़ेगा अभिजीत? यूपी इलेक्शन में तो मिनिमम, क्योंकि जो तराई रीजन है जहां यानी कि वेस्टर्न यूपी जो पंजाब हरियाणा बॉर्डर के पास है, उधर क्या है कि 2 से लगभग 3% सिख हैं, पर वो इलेक्ट्रली इंपॉर्टेंट है क्योंकि उधर इलेक्शन मार्जिन ज्यादा नहीं होते हैं ना, तो वो कैसे वोट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मेरे को नहीं लगता है, मेरे को तो लगता है योगी वापस ही आएंगे बहुमत से। इतना भारी बहुमत नहीं होगा, थोड़ा रिड्यूस बहुमत होगा, पर जरूर वापस ही आने वाले हैं। ज्यादा इलेक्शन नहीं लग रहा है इसमें। मेन क्या होगा कि पंजाब इलेक्शन में क्या होगा कि इनका सीट बहुत ज्यादा कटने वाला है कांग्रेस का। जी, अमरिंदर सिंह कांग्रेस को बहुत काटेगा और अमरिंदर सिंह और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है पंजाब में, ऐसा लगता है आपको? अरे वो ये तो जो आज उन्होंने ये बोल ही दिया है, उन्होंने बोला है कि मैं बीजेपी के लिए कैंपेन करूंगा और मैं ये चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी आके मेरे लिए कैंपेन करे। ओहो, तो ये मैंने किधर आपने ही बोला था और किधर मैंने पढ़ा भी था कि खुद अमरिंदर सिंह को कितने वोट मिले थे, कुछ 850 या ऐसा कुछ आपने बोला था? 845 वोट्स मिले थे जब वो खड़े हुए 845। थे। अब हाँ हाँ अभी भी हाँ देखिए उनका जो वोट कटिंग, उनका जो इलेक्टरल यूजफुलनेस था वो जी क्या था कि वो कोई सीट जीतेंगे नहीं, पर जो जी जट सिख वोट था, क्योंकि जी मेनली अगर आप देखेंगे अकाल तख्त और जो पॉलिटी है उधर सब पॉलिटिशियन, पावरफुल पॉलिटिशियन है वो सब जट सिख होते हैं। जी इनका क्या था कि कांग्रेस ने एक दलित सीएम बना दिया है और जो जट सिख के जो नेता हैं, जो अमरिंदर हैं, वो सब जट सिख वोट काटेंगे। और जट सिख जी तो लैंडलॉर्ड की तरह वो डंडा लेके जाते हैं अपने गांव में, साले तू जिसके लिए मैं वोट बोलूंगा उसी के लिए वोट डालेगा करके वो सबको भगा कर भड़वा के ये ले आते हैं, तो उसी को वोट डालना पड़ता है फिर। तो कांग्रेस ये समझ रहा था, बीजेपी ये समझ रहा था कि अमरिंदर सिंह अगर निकाल देंगे तो सब इनका ये वोट सब, और क्योंकि छन्नी तब तक जो दलित हैं वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे और वो शायद क्रिश्चियन भी हैं, उनका वो वोट ऐसे कट करेंगे, जट सिख वोट निकालेंगे उधर से। पर अब सबसे ज्यादा गुस्सा किसका है मोदी पे? जट सिखों का। तो जब अमरिंदर सिंह आके बोलते हैं कि मैं भाजपा के लिए कैंपेन करूंगा और भाजपा मेरे लिए कैंपेन करेगा, तो वो वोट भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। जी, तो ये मेरे ख्याल से इनका कैलकुलेशन उल्टा पड़ेगा, आपका जजमेंट ये है? अच्छा अभिजीत जी, मैं अभी रवि रंजन जी से बात कर रहा था, गुरुग्राम में सिखों ने इन लोगों को नमाज पढ़ने के लिए गुरुद्वारा दिया, तो ये सिख लोग क्या अपने एक्सपीरियंस पार्ट जो है इतने सालों से जो हमारे पर जुल्म हुए हैं, मुगलों ने जो जुल्म किए हुए, मुसलमानों ने नमाज के नाम से ये फला ढिकना करके हमारे पर किए, ये सिख लोग क्या सीखते नहीं है क्या? तो इसका नाम ऐसे ही सिख लोग है खाली? ये तो आप देख लो, ये तो बहुत पुराना है। जो क्रिश्चियन थे उनको पहले किसने परसिक्यूट किया था? रोमन लोगों ने। पर उन्होंने रोमन लोगों को खा के फिर जो जोरास्ट्रियन थे उन पे हमला करना शुरू कर दिया था। तो ये जो नया नया एनिमी होते रहता है ना, उसका नया नया वर्जन आते रहता है। अब वो सब भूल गए हैं। अब देखिए जब करतारपुर पे कोई उधर से अटैक आएगा, देखिए ये जो टेररिस्ट हैं ये बहुत अनकंट्रोलेबल है, वो जरूर कुछ ना कुछ अटैक करेंगे कोई ना कोई सिख इंटरेस्ट पे। तब भी कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे के इतने ये हो गए हैं ना, पैसा खा खा के एक दूसरे के। तो ये कमर्शियल अलायंस है जो अब दिल का भी अलायंस बन चुका है। क्योंकि देखिए अगर आपने एक बहुत ही बदसूरत औरत से भी शादी कर लिया, या आपके किसी बच्चे ने कोई बदसूरत आदमी से शादी कर लिया, तो अगर बदसूरत होगा, पर अगर एक दूसरे को बहुत प्यार करते रहेंगे, गिफ्ट देते रहेंगे, पैसा देते रहेंगे, और उनको पता है कि एक के बगैर दूसरा वाला रास्ते पे आके भीख मांगना पड़ेगा, तो प्यार हो जाता है ना अल्टीमेटली, फोर्स्ड लव। तो इन दोनों के बीच में भी ये फोर्स्ड लव हो गया है। अच्छा, एक्चुअली कमिंग बैक टू द बेसिकली फार्मूला के साथ रहते रहते ही मेरे को ऐसा लगता है, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि ये बीजेपी का शाहबानो मूवमेंट है क्या, फार्मूला रिपीलेशन?
नहीं, आई डोंट थिंक सो। पता है क्यों? क्योंकि अभी ऑपोजिशन इतना एंटी हिंदू है ना, तो हमारे लोग सब जाके फिर से अगले इलेक्शन में मोदी के लिए, अरे मैं भी खुद मोदी के लिए वोट डालूंगा ना अगले इलेक्शन में। ऑप्शन क्या है अभी? एक है जो ऑपोजिशन है वो ऐसा ऑपोजिशन है कि जब हिंदू मारे जा रहे हो उनको मारती है, पर जो प्रो हिंदू सरकार है, कोट अनकोट प्रो हिंदू सरकार, वो ऐसी सरकार है जब हिंदू को मारा जाता है वो बैठ के इधर शबाना आजमी के टूटे हुए नोज का रो रहे हैं। बहन शबाना आजमी इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस है, उनका आज कार क्रैश में नाक टूट गया, मेरे को बहुत दुख हुआ, मेरे को शबाना आजमी जी के नाक को भारत रत्न देना था। और उधर आपके लोग पालघर में साधु जलाए जा रहे हैं, उधर बंगाल में औरतों का, आपके वर्करों का बलात्कार करके मारा जा रहा है, कुछ नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? वी आर कॉट बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, ब्लेटेंटली एंटी हिंदू ऑपोजिशन और ए हिंदू इग्नोरिंग, हिंदू कॉन्डमाइजिंग लीडर। किसको वोट करोगे? Obviously, so there is limited choice, but then that leaves open two options. One, एक तो कि बीजेपी के ही भीतर कल को कोई एक वॉइसेस उभरने लग सकती हैं जो कि जैसे नरसिम्हानंद जी बात करते हैं, या उस तरह की आवाजें उभरनी शुरू हो सकती हैं। हमको क्या देखना है कि जो हिंदू राइट है, हमको 10 हाई प्रोफाइल लोग चूज करने चाहिए बीजेपी में, जिससे हम अगले इलेक्शन में जम के हराएंगे। उनपे बार बार एंटी हिंदू होने का धप्पा लगा के हराना ही पड़ेगा। ये थ्रो आउट द बेबी विद द बाथ वाटर कहते हैं ना, बीजेपी को हराना इज लाइक दैट। बाथ वाटर मोदी है, उसको निकालना। तो बीजेपी की लीडरशिप को करेक्ट अलाइन करने का जरूरत है और उसके लिए उसको सदमा पहुंचना चाहिए। इसीलिए आप कोई 10 हाई प्रोफाइल बीजेपी के कैंडिडेट सेलेक्ट कर लो, इंक्लूडिंग वन हैज टू बी नरेंद्र मोदी एंड वन हैज टू बी अमित शाह। इन एडिशन टू दीज टू यू चूज 8 अदर पीपल और उनको पूरा का पूरा इलेक्शन में हराने की कोशिश करो। ओके, तो आज का बीजेपी, इसका मतलब हाउ वुड यू से टुडेज बीजेपी इज different from Congress in its heydays when it was pursuing electoral politics with full vigor, and that's what the current government seems to be doing in that thing that presumably they are thinking that जो भी वो कर रहे हैं वो एक उनकी विनिंग स्ट्रेटजी है, एंड वो उनका एक स्ट्रॉन्ग आर्म है और उस स्ट्रॉन्ग आर्म से खेलते जा रहे हैं, जबकि हो सकता है होते होते वो स्ट्रॉन्ग आर्म कहीं कहीं वीक दिखाई देने लगे। हाँ, तो ये बेसिकली अरुण शूरी ने बोला था ना कि बीजेपी इज कांग्रेस प्लस काऊ। मैं ये मानता नहीं हूं, क्योंकि अभी भी उन्होंने गाय को बैन नहीं किया है, बीफ को बैन नहीं किया है। बीफ बैन करने का बहुत अपॉर्चुनिटी था पर बैन नहीं किया है। तो क्या है ये लोग? ये हैं कांग्रेस प्लस हिंदुइज्म का धोखा माइनस हिंदुइज्म प्लस गाय के बारे में बात प्लस इनकॉम्पिटेंस। क्योंकि कांग्रेस तो कम से कम सरकार चलाना जानता है, षड्यंत्र रचना जानता है, ये तो ये भी नहीं जानते। तो what have they earned really from this repealing the formulas? क्या कमाया? मतलब एक अपना स्ट्रॉन्ग नेता होने का खो दिया, इलेक्शन पंजाब में फिर भी जीतेंगे नहीं। ये पूरा का पूरा बस अमरिंदर सिंह को प्रॉप अप करने के लिए किया गया है और कुछ भी नहीं। और अब तो अमरिंदर सिंह ने भी उस पे भी पानी फेर दिया, क्योंकि जब अगर तुम बोलोगे खुलेआम कि मोदी मेरे को सपोर्ट कर रहा है, मैं मोदी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मोदी के खिलाफ इतना गुस्सा है जट सिखों का, तो जो जट सिख वो तुम्हारे पास आना था वो भी अब नहीं आएगा। तो दिन ब दिन राहुल और मोदी के बीच में वो अंतर जो है ना वो कम होते जा रहा है। आप देखेंगे अगले 2-3 साल में आप मोदी पप्पू नहीं बोलोगे, आप पप्पू सीनियर पप्पू जूनियर बोलोगे। आप मेरे को ये बताइए अभिजीत, जैसे फॉर्मूला रिपील हुआ तो एक मैसेज ऑब्वियसली गया कि लॉ रिपील हो सकता है, आप करेक्ट ढंग से प्रोटेस्ट करिए। इन विरोधियों की भाषा में कहा जाएगा, किसी महबूबा मुफ्ती, किसी फारूक अब्दुल्ला को लोग कहेंगे कि भाई आपने ठीक से
विरोध किया नहीं, आप सड़क पे बैठे नहीं, आप कोई शाहीन बाग वाले फिर से उनको कोई कहेगा कि भाई तुम्हें बैठना आया नहीं, या तुम जल्दी उठ गए, जल्दी भाग गए, कोरोना से डर गए, जो भी है। तो अगर ये स्ट्रेटेजी है, ये मैसेज है कि पार्लियामेंट में बने लॉ को सड़क पे 6 महीना बैठना पड़ता है पर हट जाता है, लॉ सही हो गलत हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो डू यू थिंक दैट ऑल these things will again kind of not only they will come up but any future decision will also be subject to a perpetual revision? परपेचुअल, मैं बोल रहा हूं ना, अब से टिल द 2024 इलेक्शन, and if Modi comes back after the 2024 election, which he most probably will, you are looking at a state of perpetual civil strife. इन्होंने अभी they have given new life to every single street protest. तो आप देखेंगे हर चीज पे, और ऑपोजिशन में भी ना थोड़ा उनका दिमाग भी थोड़ा अंडे के भुर्जी की तरह थोड़ा स्क्रैम्बल हो गया है, तो वो पूरा मैसेज समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे मेरे को पता नहीं है, कि एक तो बहुत मास स्ट्राइफ करो गरीब हिंदुओं के साथ, पर ये समझेंगे सब मास स्ट्राइफ ही ये है, तो वो मुसलमान को भी लाएंगे, ये स्टूडेंट लोगों को जो 10 साल के लिए अपना पीएचडी करते रहते हैं वैसे स्टूडेंटों को भी लाएंगे, सब होते रहेगा, पर basically the life of the average Indian citizen for the next 2.5 to 3 years is going to be absolutely miserable. So an average Indian citizen, जो बीजेपी के विनिंग फार्मूला में सबसे बड़ा कंपोनेंट मध्य वर्गीय हिंदू परिवारों का था, जो कि साधारणता वोट करने नहीं जाता था पर मोदी की शक्ल देख के वोट करने जाता था, और जब ये वो वही आदमी जब सोच देखता है कि मेरे को दिल्ली से अंबाला जाने में जहां 4 घंटे लगे थे अब 7 लग रहे हैं, दुगना पेट्रोल लग रहा है, तो वो घर में बैठ जाएगा, वो नहीं आएगा वोट देने। तो क्या जरूरी है कि मोदी 24 में वापस आएंगे? वो तो आते रहेंगे ना, वो तो कभी जाने वाले नहीं है। जो 75 ईयर रूल था वो बाकी लोगों के लिए कभी फॉर्मली स्टेट किया गया है नहीं, वो तो आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप कोई भी शक मत कीजिए, वो आते रहेंगे, शायद रिड्यूस्ड मेजोरिटी से आए, मेरे को तो लगता है 2024 में ज्यादा मेजोरिटी से आएंगे। क्यों? क्योंकि देयर इज नो अल्टरनेटिव, वो टीना फैक्टर है। क्योंकि देखिए, जैसे हिंदुस्तान कोई मेरे एक दोस्त बोलते थे कि हिंदुस्तान की जो सबसे ज्यादा लायबिलिटी है वो मोदी का ईगो है, और जो हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा एसेट है वो शी जिनपिंग की मूर्खता है। तो वैसे ही मैं बोलूंगा कि बीजेपी का सबसे जो बड़ा लायबिलिटी है, लायबिलिटी नहीं एसेट है, वो है राहुल गांधी। वो जहां भी अपना मुंह खोलता है ना, जिसने भी निर्णय लिया है कि वो बीजेपी के लिए वोट नहीं करेगा, वैसे ही हर एक लफ्ज के लिए 10,000 लोग बोलते हैं अरे भाई वापस बीजेपी को वोट करो। बीजेपी को तो स्टार कैंपेनर का दर्जा देना चाहिए राहुल गांधी को, उस हिसाब से बिल्कुल डिजर्व करते हैं। देखा नहीं कैसे वो नेशनल हेराल्ड मामले को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, जो सब रॉबर्ट वाड्रा पे जो प्रॉपर्टी का फ्रॉड लगा था उस केस पे कुछ नहीं होने दे रहे हैं। कौन उनको बचा रहा है? एनडीटीवी को कौन बचा रहा है? ये तो बिल्कुल ऊपर से बचा रहे हैं सब लोग। तो बीजेपी को ये ज्ञात है अच्छे से कि राहुल गांधी उनके सबसे बड़े एसेट हैं। क्या इस संदर्भ में बीजेपी योगी जी को लायबिलिटी मानने लगी है कि करंट डिस्पेंसेशन के लिए योगी जी लायबिलिटी हो सकते हैं? देखिए, वो तो ऑलरेडी उन्होंने योगी जी को क्यों लाए थे, वो लाए नहीं थे, योगी जी ने खुद अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था लीडर, और बाकी सब फेल इन लाइन। अब योगी जी का क्या महत्व था कि वो योगी जी को इसलिए एसेट मानते थे क्योंकि जो उधर ठाकुर लीडर थे राजनाथ सिंह, उनका बेस वीकन करने के लिए वो ये ठाकुर पॉलिटिक्स लाए योगी जी के इस पे। अब क्या है कि योगी जी को भी वीकन करना पड़ेगा, इसीलिए वो जो गुजरात जो आईएएस ऑफिसर उधर भेजा था फाइनेंस सेक्रेटरी मिनिस्टर बनने के लिए, उसको तो योगी ने कितना बदनाम किया पता है आपको। उसने बोला कि भाई देख, तेरे को फ्लैट दे रखा है, जो मंत्री का जो घर है ना वो मैं तेरे को दे नहीं सकता हूँ क्योंकि उधर मेरे गाय चरते हैं, उसका जो घास फास है वो मेरे गाय खाने का है, अब तो तू तो मेरे गाय से भी नीचे है, ठीक है ना। तो ऐसे बोल के भगा दिया। तो उनको पता है कि योगी थोड़ा सेल्फ असर्शन कर रहा है, पर योगी भी देख लीजिए, योगी भी बुद्धू नहीं है, वो देखेंगे कि कब वीक पॉइंट है और तब हिट आउट करेंगे।
फॉर्मूला के संदर्भ में जब सत्यपाल मलिक जी कहते हैं कि जाट और सिख भूलता नहीं है, तो इज ही बीइंग मोर ऑफ अ जाट देन अ गवर्नर इन दैट मोमेंट? वाज ही asserting his own जाट credentials or was he doing something more than that? ये तो मेरे को पता नहीं है. I don't know about the governor out there, so it's a bit. He said in an interview some time ago, before the farm laws got repealed, that if you do not repeal the farm laws, then you are heading for a post Mrs. Gandhi kind of result in the aftermath of Blue Star. ये And सब ना, this is a side show. मैं मानता हूँ कि सत्यपाल मलिक is in cahoots. वो जानबूझ के ये सब कर रहे हैं ताकि ये माहौल बना divert रहे कर हैं. सके. हाँ, ये this is a deliberate diversion. अगर उनको सच में ऐसे लगता कि he had stepped out of line, अब तक निकाले नहीं होते उनको. और इस आदमी को जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर बनाया गया एट द मोस्ट क्रिटिकल मोमेंट, एट द मोस्ट सेंसिटिव मोमेंट. यू थिंक ही इज नॉट इन द इनर सर्कल? Oh, he definitely is. He was in Jammu, Kashmir, Bihar, Odisha. He made some particularly vile allegations against Ram Madhav, who we know is out of favor with the ruling duo. So he is being used specifically as an attack dog. He will be used to attack certain people within the party, and he will be used to draw away attention. Jaise, you know, when a fighter plane is going over the enemy territory, uska engine is very vulnerable because it's a heat source. So you fire heat-seeking missiles at it. And what the plane does is it drops something called chaff and flare. The flares, what they do is they burn at a higher temperature than the engine. So the missile thinks that that's what it has to hit and it goes there. So what Satyapal Malik is a flare. He's there to divert attention and divert the attacks away to something else. Tell me, BJP, like you mentioned in the passing that Ram Madhav fell out of favor and Yogi also felt somewhat out of favor. So when these apparently successful, articulate, generally liked people, why do they fall out of favor so quickly? I mean, why is BJP being so paranoid? Insecurity. See, you can reach the highest levels, but if you are insecure, what do? This is the story of Chanakya and Amatya Rakshas and the Nanda King. No? The Nanda King was at the peak of his power, and yet he couldn't harness the most talented people because he was so scared of his own shadow. He went on making people fight amongst each other. Okay? So you look at the cabinet, the way he has castrated the cabinet, where no minister is allowed to take decisions. All decisions are taken in the PMO. No minister is empowered. He is dead scared of talent because he doesn't want anybody overshadowing or replacing. Okay, he picks and chooses really third-rate people for most jobs that he has to go around. Why? Because of the threat that he perceives around him. So there is no room for the intelligent and the articulate in the Modi cabinet, unless you're willing to completely hide yourself and pretend like an ostrich. ये चीज नजर आती है इस सरकार के फैसलों में कि इसीलिए शायद सरकार के फैसले किसी सीक्रेट में किसी कहीं सीक्रेसी में पकते हैं और अचानक सामने आ जाते हैं. जैसे फॉर्मूला के बारे में प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म ये है कि हमने ठीक से, गवर्नमेंट ने ठीक से उसके लिए जमीन नहीं बनाई, लोगों को कंसल्ट नहीं किया बिफोर इनेक्टिंग देम. तो मैं मानता नहीं हूँ, एटलीस्ट ऑन फार्म लॉज. जीएसटी में भी इन्होंने कंसल्टेशन किया था. They went in for a very stupid formula. They should have always settled on a 1 slab or maximum 2 slab. And they were warned. But demonetization, they went in without consultation. In this case, I don't think that's fair criticism. उन्होंने consultation किया था. इन पूरे laws का कांग्रेस ने भी public consultation कर रखा था. इधर भी काफी सारे बातचीत हुए थे. अब देखिए ना, बाकी स्टेट्स में तो कोई भी प्रोटेस्ट नहीं था. बस पंजाब में था और जो सिख्स हरियाणा और यूपी में थे वही तो प्रोटेस्ट कर रहे थे. बाकी कौन प्रोटेस्ट कर रहा था इसके खिलाफ? तो 99% of the country had been handled properly. He caved in and gave in for the wish. He sacrificed the interests of the 99% for the 1%, and that can never be in the nation's interest. तो पंजाब तो बिना रिपील करे भी जीत नहीं रहे थे और रिपील करके भी जीतेंगे नहीं, और पंजाब वैसे भी इज अ माइनर स्टेट रियली कंपेयर्ड टू. कैलकुलस है कि अमरिंदर सिंह उनका प्रॉक्सी बनके जीतेगा, या कम से कम देख लेगा कि दोनों से वोट कटे, कांग्रेस से भी जट सीख वोट कटे और अकाली से भी जट सीख वोट कटे,
तो जो भी मिलेगा उनको, बीजेपी विल बी द डिसाइडिंग पोजीशन। अमरिंदर सिंह को शायद एक भी सीट ना मिले, बट इफ इट से इन अ असेंबली ऑफ 70, अगर सबको 30 सीट्स मिले और भाजपा को 10 मिले, then BJP becomes the decider, and either the Akali or the Congress is forced to go along with the BJP or declare president's rule, in which case it anyway gets its wish to rule from Delhi. So this was their calculus. मोदी जी का एक इंप्रेशन था कि स्ट्रॉन्ग पावरफुल लीडर, मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट, फला ढिकना जो भी बोला जाता था, राइट। आज उसने प्रूव कर दिया कि ही इज द वीकेस्ट। 1 लाख रुपए की जो इज्जत थी, हमारे गुजराती में बोलते लाख रुपए की इज्जत कोड़ी की बना दी। बराबर है, कोई टेक अवे तो है ही नहीं उसमें मेरे हिसाब से, राइट। आई वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर ऑफ द मोदी, बट आई टुडे डोंट सपोर्ट हिम। यस, आई विल बी फोर्स्ड टू वोट फॉर हिम। इफ आई हैव टू वोट, आई एम अ ब्रिटिश सिटीजन, आई कैन नॉट वोट, बट सपोज इफ आई हैव टू वोट, बिकॉज़ देयर इज नो अल्टरनेटिव। तीना फैक्टर जैसे आप बोलते थे, राइट। अभी अभिजीत भाई इधर से बाहर आते हैं, आर्यन खान के मैटर में थोड़े आपके विचार जानना है मुझे। आपको क्या लगता है, ये महाविकास अघाड़ी सरकार इधर मुंबई में है, और आर्यन खान मैटर, और जो समीर वानखेड़े के साथ जो हुआ, और नवाब मलिक अपनी मर्जी में जो आए बोले जा रहा है, उसमें थोड़े आपके व्यूज बताइए प्लीज। देखिए, तो बंबई में क्या है, सबको पता होना चाहिए कि एक पेंटागन की तरह एक नेक्सस होता है। पॉलिटिक्स, अंडरवर्ल्ड, बॉलीवुड, पुलिस एंड हु एल्स, द फाइनेंस सेक्टर, सब मिले जुले हुए हैं, सब एक साथ मोर और लेस कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। इसमें फैक्शंस हो सकते हैं, बट मोर और लेस इट्स कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। ऐसे एक घटिया पुलिस में, बॉम्बे पुलिस से ज्यादा एक घटिया पुलिस है ही नहीं, पर फिर भी आप देखोगे इंटरनेशनल रैंकिंग्स में हमेशा बॉम्बे पुलिस ही सबसे टॉप रैंक पाता है। आपने देखा है, हमेशा हर चीज में बॉम्बे पुलिस को ही हमेशा टॉप रैंक ये होता है। तो ये क्यों है? क्योंकि अंडरवर्ल्ड डिसाइड करता है कि भाई ये क्राइम होगा, इसमें ये लोग हम स्केपगोट करके भेजेंगे उधर, और जो बॉलीवुड है उसका भी ये मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत काम है, पैसा ले आने का। फाइनेंस तो आपको, फाइनेंस क्रिएट्स द वेल्थ, बॉलीवुड लॉन्डर्स द वेल्थ, द अंडरवर्ल्ड यूजेस द वेल्थ, द पुलिस प्रॉफिट्स फ्रॉम द वेल्थ, एंड द पॉलिटिकल क्लास ऑफ कोर्स कंप्राइजेस अ लिटिल बिट ऑफ ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना? वो भेलपुरी की तरह है। आप देख लो, भेलपुरी में पुलिस हरी चटनी है, अंडरवर्ल्ड लाल चटनी है, ये बॉलीवुड उसमें प्याज है, और ये दूसरा चीज वो पफ्ड राइस, मुरी कहते हैं हम उसको, ममरा, सेव ममरा बोलते हैं, सेव ममरा वो है। तो ये सब ना एक किस्म से पॉलिटिक्स उसका भेलपुरी है उधर। तो ये क्या होता है, समीर वानखेड़े क्या है, उसने, देखिए मेरे को पता है फॉर अ फैक्ट कि ये शाहरुख खान सभी मंत्रीगण को कॉल करके बोल रहा था बचाओ 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 करके, पर उसमें दूसरा बात भी क्या था कि वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बोल रहा था प्रेशर लगाओ, तुम ऐसे लिखो, ये मुस्लिम विक्टिमाइजेशन है, ये है वो है। तो बीजेपी ने पहले हेल्प करने की कोशिश की, फिर चुप हो गए। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कि जो लड़का जो पकड़ा गया, वो लड़का, उसके पास ना ही तो कोई ड्रग्स था, पोजेशन तो था ही नहीं, वो व्हाट्सएप चैट्स आपने देखे हैं, मैंने देखे हैं, सबने देखे हैं, उसमें कोई केस बनता है नहीं। तो इसमें यह भी होता है कि बहुत ओवर जेलस ऑफिसर्स भी होते हैं। इस कंट्री में क्या होता है ना, कि अगर आप थोड़ा भी हिलने के लिए तैयार हैं अपने पोजीशन से, आपको करप्ट माना जाता है। तो जो भैंस होता है ना, जो रास्ते में आके खड़ा हो जाता है, किसी को उगने नहीं देता है, बस उधर आके खड़ा होता है, जितना भी हॉर्न मारो उधर ही खड़ा रहता है, आप उस पर गाड़ी भी मारो, गाड़ी को चोट लग जाएगी, भैंस को चोट नहीं लगेगा। ठीक है ना? उन जैसे लोगों को ऑनेस्ट ऑफिसर माना जाता है। ये ऑनेस्ट ऑफिसर का जो ये है ना, ये सबसे खतरनाक होता है। ये ऑनेस्ट ऑफिसर, आई डोंट, recalcitrance and stubbornness is not honesty. In India, they are confused with honesty. So Aryan may be a victim of circumstance, but it also reflects the entire corruption of the system and the malfunctioning of the system. ये परमवीर सिंह का लॉयर ने बोला सुप्रीम कोर्ट में कि परमवीर सिंह को जान का खतरा है।
तो परमवीर सिंह को किसके खुद अपने तरफ पुलिस से फोर्स से, खुद अपने पुलिस फोर्स से खतरा है। और वो तो इसके मैं बोल पीछे रहा हूँ ना। एमवीए। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये पुलिस जो है वो बेलपुरी में हरा चटनी है, जो पूरा अच्छा। अंडरवर्ल्ड नेक्सस उधर चलता है, उसको जी बेलपुरी मान लीजिए, उसमें पुलिस जी हरा चटनी है। तो जी। एक दिन वो आपको जेल भेजेगा, दूसरे दिन खुद अपने बॉस को ही मार डालेगा। अच्छा। आपको पता है ना कि अजमल कसाब पकड़ा गया, ये बहुत बड़ी गलती जी थी, नहीं तो फिर ये पूरा का पूरा हिंदू टेरर बना देते थे उसको। जी जी इसलिए जी तो जी। उसने हाथ में वो सब ये पहन के रखा था ना, हिंदू प्रेयर का कलावा, वो सब। कलावा बोलते हैं उसको, कलावा, हाँ, कलावा पहना हाँ, था। तो इसीलिए ये करके रखा था। तो ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। साध्वी प्रज्ञा को टॉर्चर किया, वो जी कर्नल पुरोहित को टॉर्चर किया, ये सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे ये लोग। जी जी जी। ठीक है ना। तो ये एक इतना भ्रष्ट देश है ना। इधर उधर दलाल स्ट्रीट पे लक्ष्मी माँ का मूर्ति है, उधर लक्ष्मी का तो मूर्ति होना ही नहीं चाहिए। उधर बस नारद मुनि का और नारद मुनि का ये होना चाहिए, और उसके नीचे पाताल लोक का एक ये होना चाहिए फ्रेस्को। अभिजीत जी, इट वाज लवली हियरिंग यू। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है आपसे। डू यू नॉट थिंक कि जिस तरीके से पंजाब में पर हेक्टर यील्ड बहुत कम है, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 1 लाख to 1.5 lakhs compared to the yields in progressive farming like Rajasthan where it is 5 to 8 lakhs. आपको ऐसा नहीं लगता कि मोदी जी ये फार्म लॉस पीछे के दरवाजे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे by giving subsidies to the farmers and trying to shift the farming from rice to the other alternatives? They won't, and I'll tell you why. Because there are so many regions that depend on rice for their earnings, because it's such a big cash crop. They can't bring about a law that will specifically only target the Punjabi farmer. It will target, again, throwing the baby out with the bathwater. I can't personally see a law that they would use that can only target the Punjabi farmer. Because remember, rice growing in Punjab is an abomination. It is using up water in a way it was never meant to be used. That was never meant to be a rice belt. It is ecocide. I think this is going to end when the water table in Punjab runs dry and the entire agricultural economy of Punjab collapses. Short of that, I have not seen the kind of finesse, the scholarship, or the policy consideration from this government required to pull off that kind of this thing. No. Thanks. Abhijit ji, I also do some farming in the state of Himachal. Now we have very poor soil, very difficult terrain, and growing fruits, we do earn a pretty decent income, much better than a lakh 50 being mentioned for per acre financial benefit in Punjab. Given that many of these things farmers take up by example, how is it that a Punjabi farmer or the farmer depending on MSP in other states is not able to learn from examples from, I mean, I'm sure progressive farming is happening in pockets in every state, every place. Why is it that the wider adoption of those practices not happening and people are going by that staple formula? Because there is no incentive. You adopt change when there is incentive to adopt change, where you say you're going to reduce MSP and things like that, so you have to move to a more valuable crop. You have to move. Why is Rajasthan yields much higher? First of all, because of drip irrigation and things like that. You find that arid areas or semi-arid areas tend to have much higher productivity, because your yield depends on the weakest link in that chain. You deny the crop the exact amount of, it doesn't produce massively when you give it all the water it needs. When you keep denying it that water, it thinks that it is facing starvation, it has to reproduce maximum, and that is when it reproduces the maximum. So this is things. The problem is modernity has intersected with traditional practice. पानी है तो जितना पानी है लगाओ, ठीक है. फर्टिलाइजर आता है, जितना फर्टिलाइजर है लगाओ.
They have not been. First, there is no teaching mechanism. You've forgotten all your traditional knowledge, and you're given a multitude of whatever you want. There is no accountability for it. So there is no incentive to change. There is no price to be paid for using obsolete methods. There is absolutely, again, no carrots, no sticks. You're incentivized to carry on as you are. So the current formula which worked maybe 30 years back when we were deficient in food production, and it worked, the Green Revolution worked, and we have mindlessly aped it from since then. See, the Green Revolution was, it was a tactical victory. It was a strategic failure. We destroyed our entire rice and crop diversity to feed our population. It could have been done side by side, where you create certain belts to feed your population. Today, you look at the Green Revolution zones, they're the highest cancer zones. Punjab is the cancer capital of India today. So all of this is the problem with Indian policy. We don't think things through, and we create a huge, major downstream problem for ourselves. आज का हम सॉल्व कर देते हैं, कल का सोचते नहीं। आज बेटी की शादी करनी है, सो बर्बाद करो अपने आप को, कल कहां से रास्ते में जाके भीख मांगना पड़ेगा वो पता नहीं है। We destroyed 200,000 indigenous varieties of rice to focus on that one dwarf variety. What was it, the IR8 or something like that? I forget what the dwarf variety was. But we focused on that one dwarf variety, which became the basis. It was as stupid as that Jean Drèze Fellows Food Security Act. It wasn't food security, it was carbohydrate security. It essentially it never is. Addressed all the malnourishment, malnutrition problems that are coming because of vitamin and protein deficiency in the system. And that has been a. I have to finish now. I have to go now. I think it was a very, very illuminating session, Abhijit ji, and of course, your content is always immaculate, and your delivery is the cherry on the cake. So it was fantastic listening to you. सनातन शक्ति के सभी दर्शकों की तरफ से, सनातन शक्ति चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आपसे बार बार मुलाकात हो, आपके विचार सुनने का मौका मिले नई नई बातों पे। आई होप it is on, we are discussing better things rather than having the discussion in an atmosphere when we are complaining about things. Maybe we get something to applaud about. I don't think that is going to happen, क्योंकि अब आप देख लीजिए, इस डिसीजन के बाद कुछ और भी हुआ था। ये जो रामायण एक्सप्रेस था, उसका वर्दी बदल दिया लोगों का, कर दिया। फिर कल वो जीएसटी काउंसिल में, क्योंकि इसमें से रेवेन्यू नहीं आएगा, उसमें से क्योंकि फ्यूल का प्राइस घटा दिया उन्होंने, उसमें से रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो जीएसटी का प्राइस उन्होंने बढ़ा दिया। यार, जीएसटी इज नॉट मेंट टू बी प्राइस वेरिएबल, दैट इज व्हाई यू हैव स्लैब्स। These people are so, they are economic cyanide. I have never seen such an economically incompetent, clueless government. See, the Congress was corrupt. They went stupid. They knew exactly what they were doing. Exactly. These buggers don't know what they're doing. It's like handing over the plane to the Taliban to fly, like essentially. To the dog to land. ये मेरा बहुत समय से मानना रहा है कि कांग्रेस एटलीस्ट knows what they are doing, or at least earlier Congress knew what they are doing. The other governments, whenever we have seen other governments emerge to power, have generally committed a harakiri rather than being defeated by any other logical external forces. It's been more of a suicide, or in this case you brought a new term, ecocide. So those things are really happening. Thank you very much, Abhijit, since you have to go. आपका बहुत बहुत धन्यवाद।